Hello friend, welcome to my YouTube channel Arjun Kesaria। हाँ तो my dear friends, today will be discuss basic English chapter number 14। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत लाजवाब ट्रिक के साथ आपको A to Z बताया जाएगा, एकदम विथ मीनिंग, एकदम आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इस तरह के कोई भी ट्रांसलेट अगर आती है हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए, या फिर आपका डेली बेसिस कॉन्वर्सेशन स्पोकन टिप्स में आप यूज करते हैं, तो इस तरह के टर्म और कंडीशन यूज करके आप बहुत इंटरेस्टिंग मतलब कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो एनी विदाउट वेस्ट टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। ओके, आप शुरू से लेकर आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव। इन्फिनेटिव में जो टू हैव में बहुत सारा आता है, हैज हैव भी हो गया, हैड भी हो गया, शैल हैव हो गया, विल हैव हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे कि हैज हैव एक्चुअली क्या है, हैड क्या है, शैल हैव क्या है, विल हैव क्या है। ठीक है, सब जानेंगे। तो इसमें मेन आपका पॉइंट क्या आ रहा है, इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, यानी आप यू नो ऑल्सो नोन एज नेचुरल वर्ब। ठीक है, एक्चुअली आई वांट टू से दैट माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो नो एज, मतलब यू कॉल्ड ऑल्सो नो एज क्या, नेचुरल वर्ब। आप इसको नेचुरल वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर ये एक्चुअली इन्फिनेटिव वर्ब जो रहता है ना, ये क्या बताता है। ठीक है, देखिए यहाँ द हेलो, हाँ देखिए ये बोल रहा है इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव मतलब ये इसका कुछ डिफिनेशन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक्चुअली क्या बोलते हैं, यानी ये तो जानिएगा नेचुरल वर्ब क्या होता है। नेचुरल वर्ब मतलब जो जिसमें ना लगा रहता है, ठीक ना, जिस धातु में ना लगा रहता है उसको क्या बोलेंगे, मूल क्रिया। ठीक ना, यानी नेचुरल वर्ब। तो सिमिलरली इसका भी डिफिनेशन इसी के जैसा है। ठीक है, जैसे देखिए द बेसिस फॉर्म ऑफ ए वर्ब। ये क्या बोल रहा है, द बेसिस फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी क्रिया के मूलवर्ती रूप को। ठीक ना, क्या हुआ इसका मीनिंग जी, क्रिया के मूल रूपवर्ती। ठीक है, क्रिया के मूल रूपवर्ती। ठीक ना, क्रिया के मूल रूपवर्ती वर्ब को क्या बोलेंगे, यानी क्रिया के मूलवर्ती रूप को क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव बोलेंगे। आ रहा समझ में ना। तो यही कहने का मतलब है, इन्फिनेटिव समझ में आ गया कि इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, यानी द बेसिस फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी किसी क्रिया के जो आधार होता है ना, तो आधार का मतलब बेसिक चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक ना, तो देखिए यहाँ ये बोल रहा है कि द बेसिस फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी क्रिया के जो बेसिक फॉर्म वर्ब होता है जिसको नेचुरल वर्ब भी बोला जाता है, और नेचुरल वर्ब बोला जाता है, तो इसी को तो यूज करके हमको क्या करना है, इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव की यूज करके हमको इस पे क्या करना है, ट्रांसलेशन बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमको स्पोकन करना है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है कि जिस क्रिया में, क्रिया का मतलब क्या होता है जी, वर्ब, मतलब जिसमें समय शक्ति लगे, जिसमें क्या हो, ना लगा रहो। क्या लगा रहो, ना, किस में, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में। ठीक है, यानी क्रिया के अंत में, तो क्रिया तो बहुत तरह की होती है जी। इसमें हम बेसिक में स्टार्टिंग पॉइंट में बताए थे आप लोग को कि नेचुरल वर्ब होता है, बेस वर्ब होता है, डिस्टॉर्टेड वर्ब होता है। डिस्टॉर्टेड वर्ब के बारे में अभी एक्सप्रेस नहीं किया, मेंशन नहीं किए हैं। जिस दिन वो स्टार्ट करेंगे उस दिन से हमारा टेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली हम लोग दो ही टाइप का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताया था वहाँ पे प्रीवियस क्लास में, बेस मतलब वर्ब एंड नेचुरल वर्ब। ठीक है, यानी कहने का मतलब है क्रिया के अंत में ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ
खाना, खाना है तो खाने में समय शक्ति लगता है कि नहीं लगता है। तो खाने में आपका ये धातु हो गया, सिर्फ ये आपका ये बच गया, तो क्या बोलेंगे जी, धातु बोलेंगे। ठीक है, वी आर कॉल्ड बेस वर्ब। ठीक है, तो एक खाना है धातु प्लस ना, तो देखिए तो ए जैसे मान लीजिए कि दौड़, तो दौड़ में क्या आपका लग गया, न लग गया, तो ये धातु हो गया, क्या हो गया, धातु। यू नो ऑल्सो नो एज धातु। ठीक है, एंड इसको आप कह भी सकते हैं, क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। और इसी में जब ये ना लग जाता है तब हमारा फाइनली क्या हो जाता है जी, नेचुरल, नेचुरल वर्ब, या फिर डेट इज नोन एज इन्फिनिटिव। आ रहा समझ में ना, यानी कहने का मतलब है कि जिस क्रिया के अंत में ना लगा रहे तो उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल वर्ब कहेंगे। ठीक है, एंड अदर आइदर इन्फिनिटिव, नेचुरल वर्ब और इन्फिनिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, और जिसमें से ना हटा देंगे तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ ना हटा दिए तो ओनली वर्ब क्या बच जाएगा आपका जी, धातु। ठीक ना, जैसे दौड़, तो इसको क्या बोलेंगे, बेस वर्ब। ठीक ना, बेस वर्ब। तो यहाँ देखिए इन्फिनिटिव वर्ब, तो इन्फिनिटिव वर्ब को ही हम यूज करेंगे यहाँ, कि एक्चुअली इन्फिनिटिव वर्ब को यूज कैसे करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। ये बेसिक चीज़ है, नो कि आपका टेंस है। ठीक है, टेंस में का बेसिक क्या चीज़ होता है ये चीज़ हम बता रहे हैं। अब कोई डाउट होने के, आपको कोई मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको टोटली डाउट क्लियर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि टेंस वॉइस, टेंस प्रेजेंट टेंस ये सब चीज़ जाने ही नहीं है, तो फिर ये चीज़ आ गया कैसे, तो समझाना हमारा काम है ना। तो आप इंटरेस्टिंग लीजिए इसको, आप एकदम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, लाजवाब होने वाले। आप सिर्फ बने रहिए इस वीडियो पर और थोड़ा सा दिमाग लगाइए और कुछ नहीं। तो हमने क्या बोला जी, देखिए यहाँ आज के क्लास में क्या स्टडी किया, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को हम क्या कहते हैं, नेचुरल वर्ब भी कहते हैं। तो इन्फिनिटिव विथ वर्ब, इन्फिनिटिव के साथ हम क्या चीज़ यूज करेंगे जी, टू हैव। ठीक है, क्या चीज़, टू हैव। तो टू हैव में क्या क्या आता है, हैज हैव भी आता है, हैड भी आता है, शैल हैव होता है, विल हैव होता है। तो अब नीचे हम यूज कर मतलब देखेंगे कि इसके बाद हैज हैव कहाँ प्रयोग होगा, हैड कहाँ प्रयोग होगा, शैल हैव, विल हैव कहाँ प्रयोग होगा, किस में, इन्फिनिटिव के साथ। हाँ, आ रहा समझ में ना। तो इसका हमने डिफिनेशन थोड़ा सा जाना कि द बेसिस फॉर्म ऑफ ए वर्ब, मतलब क्रिया का मूलवर्ती रूप होता है इन्फिनिटिव। इसको आप नेचुरल वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी नेचुरल वर्ब का मतलब है जिसके पहले क्या लगा रहो, टू लगा रहो, जैसे टू रीड, तो इसका मतलब क्या हो गया, पढ़ना। आ रहा समझ में ना, टू रीड का मतलब क्या हो गया, पढ़ना। तो यही ने यानी बोला है कि जिस क्रिया के अंत में ना लगा रहे उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल वर्ब कहेंगे, यानी इन्फिनिटिव। जैसे खाना, तो खाना में देखिए ना लगा है, यानी धातु प्लस ना। धातु क्या, क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, चल, खेल, ये सब में ना नहीं लगा है तो बेस वर्ब हो गया। यही ना इसमें लगा दे तो क्या हो जाएगा आपका जी, नेचुरल वर्ब हो गया। फॉर एग्जाम्पल दौड़ना, तो दौड़ना में देखिए यहाँ ना लगा है, हाँ, तो क्या हो जाएगा जी, नेचुरल वर्ब होगा कि नहीं होगा। और इन्फिनिटिव वर्ब भी आप कह सकते हैं। और ये जो दौड़ से बच गया, रिमेनिंग दौर, तो आपका क्या हो जाएगा, धातु यानी बेस वर्ब हो जाएगा। तो इसका इंग्लिश से क्या होगा जी, रन होगा। इसके पहले टू का यूज नहीं करेंगे, और टू का जब यहाँ टू लग जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल वर्ब होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम लिखे हैं नेचुरल वर्ब का एग्जाम्पल टू रीड यानी पढ़ना। ठीक है, अब चलते हैं कि टेंस में एक्चुअली ये बेसिक चीज़ टेंस हमने लिया है, तो टेंस के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ओके, यदि मान लीजिए कि बाय द वे एनी पर्सन आस्क यू टेल मी समथिंग अबाउट टेंस, या फिर व्हाट यू मीन बाय टेंस, तो आप मतलब बेसिक चीज़ पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा टेंस के बारे में भी जान लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जब वी हैव ए स्टडी अबाउट टेंस तो नो एनी डाउट देयर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए एक्चुअली टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ फॉर एकदम सिंपल ट्रिक से, कि क्या होता है, क्रिया के करने में जो समय लगता है। तो क्रिया बहुत तरह की होती है, जैसे प्रेजेंट टेंस में कि क्रिया अलग हो गया,
पास्ट में का वर्ब अलग हो गया और फ्यूचर का वर्ब अलग हो गया। सब मिला जुला कर कहने का मतलब है, यानी क्रिया के करने में जो समय लगता है, समय के एक्सप्रेस होता है, यानी उसकी भाव बताता है, दर्शाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? टेंस कहते हैं, ठीक ना। तो आप सिंपल से भी बता सकते हैं कि जब क्रिया क्या करती है, समय के अनुसार ढलती मतलब चलती बदलती रहती है, तो इसको क्या बोलेंगे? टेंस कहेंगे, ठीक है। यानी कहने के यहाँ फिर से शॉर्टकट में भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दैट एक्सप्रेसेस, ठीक है, टाइम रेफरेंस। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, दैट एक्सप्रेसेस टाइम रेफरेंस, यानी ये टाइम को क्या करता है? बताता है। एक्सप्रेस यानी बताता है, किसको? टाइम को दर्शाता है। कौन सा? ये आपका टेंस हुआ। तो एक्चुअली ये 2 टाइप्स के ही टेंस होता है, ठीक है। जो इंग्लिश ऑनर्स किया रहेगा उसको पता होगा कि टेंस कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। जो अच्छा राइटर होगा वो मतलब 2 ही टाइप से राइट करते हैं, क्योंकि ये जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश में टेंस कितने टाइप्स का होती है? 2 टाइप्स का होती है, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस ओनली टाइम उसको मानकर चला गया है, ठीक ना, जनरली। तो एक्चुअली आजकल जो मॉडर्न जो जितना भी इंग्लिश जो राइटर है या फिर स्टूडेंट है, एनी कॉम्पिटिटिव चाहे जो भी हो, तो सामान्य तौर पर ये तीनों मानकर चला जा रहा है कि टेंस 3 टाइप्स का होता है, बट रियल में जाना जाए तो टेंस 2 ही टाइप्स का होती है, ठीक है। एक A to Z आपको टेंस का निर्माण कैसे हुई, कैसे आया, क्यों होता है, ऐसा वैसा, वो सब जिस दिन टेंस स्टार्ट करेंगे ना, तो इसका जितना भी मतलब क्या है, पूंजी पत्रा जितना भी इसका रहेगा वो A to Z आपको बताया जाएगा, एकदम एक्सप्लेन इजी ट्रिक से, ठीक ना। एकदम साधारण सरल तरीका से आपको उसका जो भी पूंजी पत्रा जो भी रहेगा उससे रिलेटेड क्या है, कैसे, क्यों, कैसे आया, ये सब चीज़ ऐसा क्यों हो गया, A to Z बताया जाएगा, ताकि आपको लाइफ में कभी टेंस पढ़ने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ टेंस जनरली हमने लिखा है कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होते हैं? दिस इज 3 टाइप्स, लाइक दैट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो 1 by 1, ठीक है, 1 by 1 हम जानेंगे कि जैसे टेंस में क्या हो गया आपका? प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस हो गया। तो 1 by 1 हम जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस में कैसे इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है विथ टू हैव, ठीक है, और पास्ट टेंस में कैसे उसका यूज करते हैं और फ्यूचर टेंस में उसका यूज कैसे करते हैं। तो देखिए जनरली प्रेजेंट टेंस थोड़ा समझ लेते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस जो समय अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे, और जो समय बीत चुका है उसको भूतकाल यानी पास्ट टेंस कहेंगे, और जो समय आ रहा है यानी आने वाले समय का जो बोध होता है उसे फ्यूचर टेंस कहेंगे। बस दैट्स ऑल, नथिंग स्पेशल, ठीक है। तो देखिए यहाँ वर्तमान काल यानी पहचानने का ये ट्रिक है, ता है ती है, यानी कहने का मतलब है लास्ट में है लगा रहेगा तो समझ जाना है कि प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम है। और पास्ट में आपका था लगा रहेगा, चाहे आ ई ए लगा रहेगा, तो समझ जाना है क्या आपका पास्ट टाइम यानी पास्ट काल, भूतकाल चल रहा है, ठीक ना। यानी भूतकाल यानी पास्ट टेंस हो गया। आज जिस क्रिया का लास्ट में यानी उस सेंटेंस के लास्ट में क्या दिया रहेगा? गा गेगी, ये सब दिया रहेगा। दिस टाइप ऑफ टर्म गिवन देयर लाइक दैट गा गेगी, तो यू कैन ऑल्सो से दैट क्या फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर टाइम आप कह सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये सब के बारे में अल्टरनेटली 1 by 1 करके जानेंगे कि ये चीज़ कहाँ यूज होता है। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट टेंस में हैव एंड हैज का यूज किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में क्या चीज़ का यूज किया जाता है? हैव एंड हैज का। तो देखिए हैव का कहाँ प्रयोग किया जाएगा और हैज का कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट यानी प्लूरल नेम के साथ क्या किया जाता है आपका जी? हैव का प्रयोग किया जाता है। रिमेनिंग वर्ड जितना बच जाता है
आपका सब्जेक्ट के रूप में एज पर सब्जेक्ट वहाँ हैज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लाइक दैट, ही, शी, इट, वर नेम, ये सब के साथ क्या किया जाता है, हैज का प्रयोग किया जाता है। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अब बोलिएगा कि आई तो इसमें जैसे मैं, तो मैं क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ हैज लगना चाहिए, बट रॉन्ग है। क्योंकि बिकॉज आई क्या है, अपवाद है, ये सिंगुलर में भी आता है प्लूरल भी आता है, इसलिए इसके साथ ऑलवेज हैव का ही यूज किया जाता है। राइट, अब देखते हैं पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में आपका जो वर्ब टू हैव जो यूज होता है, ठीक है, वो आपका एक्चुअली होता है हैड। अब इसमें देखिए, इसमें हैज हैव के जैसे ये सिंगुलर प्लूरल इसमें नहीं रहता है, वो चाहे आपका एसएन हो या फिर प्लूरल नंबर हो, यानी सिंगुलर नंबर हो या फिर प्लूरल नंबर हो, ये सबके साथ उसमें क्या लगता है, हैड लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर टाइम में यहाँ देखिए शैल हैव या फिर आप विल हैव, तो ये जानेंगे कि शैल हैव का यूज कहाँ होता है एंड वेयर विल इज विल हैव। ठीक है, तो यहाँ देखिए आई वी के साथ शैल हैव, अब बाकी अनदर जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ क्या चीज़ का यूज होगा जी, विल हैव का यूज किया जाएगा। समझे नहीं समझे, देखिए कहने का मतलब है आई वी के साथ शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा। अनदर वर्ड यानी एज पर सब्जेक्ट ही, शी, इट, यू, दे, हाँ, वन नेम या पुलर नेम जो भी है उसके साथ क्या यूज किया जाएगा जी, विल हैव प्रयोग किया जाएगा। अब चलते हैं इसका रूल जानेंगे कि इसके अकॉर्डिंग रूल क्या हो सकता है, ताकि उस इंग्लिश को हम यूज करके उसके यूटिलाइज करके अच्छे से अच्छे सेंटेंस में उसको एक्सप्रेस कर सके, मेंशन कर सके एंड राइट कर सके, एंड अपने डेली बेसिस जो कन्वर्सेशन यूज करते हैं इन बिटवीन इसको इंक्लूड करके हम अच्छा से अच्छा वार्तालाप कर सके और अपना इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास्ट टेंस नहीं, पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस आ गया। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का मीनिंग क्या होता है, वर्तमान काल है, जो समय अभी चल रहा है, तो उसमें हम यूज क्या करेंगे जी, इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव को आप यू नो अल्सो नेचुरल वर्ब। ठीक है, यानी मूल क्रिया इसको कहा जाता है जिसके पहले क्या लगा रहता है, टू लगा रहता है, किसके, क्रिया के पहले, यानी टू रीड, टू गो, हाँ, टू ईट, यानी ये सब आपका क्या है, वर्ब है, यानी क्रिया। तो एक क्रिया का पहले आपका क्या लगा है जी, टू लगा है कि नहीं, तो आपको इसको क्या बोलेंगे, मूल वर्ब या फिर इसको इन्फिनिटिव बोलेंगे। आ रहा समझ में ना। तो यही चीज़ तो हम यूज करेंगे एक्चुअली यहाँ कि कैसे यूज करके हम कैसे ट्रिक से कैसा क्या हिंदी टर्म में दिया रहेगा, या आपका जो रेगुलर आपका जो डेली बेसिस जो डोमेस्टिक लैंग्वेज जो आपका होता है, ठीक है, इन मदर टंग स्टेट लेवल वाइज, उसको इस तरह के जो शब्द दिया रहेगा तो वहाँ ऐसा इंग्लिश को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, यही चीज़ जानेंगे। तो देखिए हिंदी टर्म में धातु प्लस ना है या फिर धातु प्लस ना पढ़ता है या पढ़ती है, पढ़ते हैं, जो भी हो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये डिपेंड रहता है। ठीक है, प्लूरल या सिंगुलर या स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए धातु प्लस ना या प्लस होता है, यानी कहने का मतलब है कि धातु प्लस ना है या फिर ना प्लस पड़ता है या फिर ना प्लस होता है, इस तरह का टर्म अगर कहीं भी आपको हिंदी में दिख जाएगा तो तीनों का मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है। तो इसके पहले क्या लग जाएगा, अगर इस तरह का टर्म देगा जी तो धातु में इस तरह का टर्म अगर, ठीक है, इफ़ एनी गिवन राइट देयर इन हिंदी टर्म्स, या बाय द वे यूर रेगुलरली जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं इन बिटवीन इंक्लूड दिस टाइप ऑफ टर्म, सो व्हाट आर राइट देयर, यू राइट देयर जस्ट व्हाट, टू प्लस वर्ब। आर यू गॉट इट, ओके राइट, आ रहा समझ में ना। यानी कहने का मतलब इस तरह के टर्म जो दिया रहेगा तो वो वर्ब के पहले क्या लगा देंगे, ये देखिए धातु में ये दिया रहेगा तो धातु आप लोग को समझाए ही है। ठीक है, तो टू प्लस वर्ब, जैसे क्या हो गया, टू रीड, टू गो, जैसे ये सब चीज़ लिखा है, टू प्ले। आ रहा समझ में ना। तो अब देखिए इसका ट्रांसलेशन कुछ देखते हैं।
जैसे देखिए, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है। तो हमने क्या बोला कि इस तरह का टर्म दिया रहेगा, पड़ता है, होता है या ना है, तीनों का मीनिंग क्या होगा, एक ही होगा। तो इसका एक्चुअली अब इंग्लिश क्या होगा और कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप शुरू से अंतिम तक मेरा ट्रिक आपको बताते आ रहा हूँ कि देखिए, शुरू वाला एक नंबर पे अगर एसर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में हो तब, ठीक है, यानी शुरू वाला एक नंबर पे, लास्ट वाला 2 नंबर और बीच वाला 3 नंबर, यानी शुरू वाला लिखना है, लास्ट वाला लिखना है और उसके बाद से काउंट करते जाना है, ठीक है। ऐसे ये तो समझ गए होंगे। या फिर इसका स्टैंडर्ड रूल है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा, बुर्बाकवा भाषा आपका ये हो गया, ठीक है। और स्टैंडर्ड में जाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड में आपका रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस फिर इन्फिनेटिव प्लस अदर। अदर का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट आपको बताए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्यकर्ता को क्या बोलते हैं, जो किसी काम को करता है सब्जेक्ट बोला जाता है। तो एक्चुअली हैज हैव का प्रयोग कहाँ होगा, आपको ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक ना, कि सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है एंड प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तब उसके बाद क्या होगा, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब क्या हो गया, टू प्लस वर्ब। आ रहा समझ में ना, टू प्लस वर्ब, इसको आप क्या बोलिएगा, नेचुरल वर्ब भी कह सकते हैं। आ रहा समझ में ना। तो यानी सब्जेक्ट प्लस है जहाँ प्लस टू प्लस वर्ब प्लस उसके बाद नेचुरल या फिर जो भी अदर हो। जैसे अब देखिए, अब रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग इसको बनाइए। तो मुझे जाना है, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया जी, मुझे, तो क्या होगा, आई। तो आई के साथ क्या लगेगा जी, है। उसके बाद इन्फिनेटिव यानी टू, तो टू लगाइए। अब वर्ब, इसमें किस में समय शक्ति लग रहा है जी, जाने में, तो गो। अब बाकी अनदर चीज़ इसमें इसके अलावा कुछ है नहीं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या बोल भी सकते हैं कि मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है। तीनों का इंग्लिश क्या होगा, सेम होगा। आई हैव टू गो पटना लाइक सीता लाइक, या फिर बोल सकते हैं आई हैव टू गो टू पटना बाई ट्रेन बाई बस। इस तरह के जो भी टर्म हम बताए हैं बेसिक में, उसको इस तरह के सेंटेंस में यूटिलाइज करके आप बोलिए, देखिए बहुत इंटरेस्ट आएगा। और जितने बोलिएगा ना उतने बोलने का मन आएगा। जैसे संज्ञा प्लस की तरह लाइक, इस तरह के जो बताए हैं ना, संज्ञा प्लस मतलब क्या होता है, संज्ञा प्लस की तरह, सर्वनाम प्लस की तरह, या फिर संज्ञा प्लस के साथ या सर्वनाम प्लस के साथ विथ प्रोनाउन से, या फिर विथ नाउन से, या फिर आप लाइक नाउन से, या फिर आप लाइक प्रोनाउन से। जितना इस तरह के टर्म्स बताए हैं, बाई साइकिल, बाई ट्रेन, ऑन फुट, ये सब में यूज कर बोलिए, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। सो दैट जानते हैं इवन यहाँ तक क्या होगा कि फाइनली आपको इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में आपका लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट होगा। आप जल्दी से जल्दी आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन एक अच्छे से अच्छे बेहतरीन तरीके से आपका ग्रोथ होगा। और उस ग्रोथ के मीडियम से आपका जो कम्युनिकेशन होगा एकदम परफेक्ट स्किल हो जाएगा। आ रहा समझ में ना। तो देखिए यहाँ अब इसको बनाते हैं। आपको काम करना पड़ता है, तो क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ क्या लगेगा जी, है। उसके बाद के रूल क्या है, इन्फिनेटिव यानी टू, तो टू। अब वर्ब इसमें क्या है, काम, तो क्या होगा, वर्क। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। फुल स्टॉप देना कंपलसरी है बाय द वे। आप यहाँ यू नॉट देयर फुल स्टॉप, सो टोटली विल बी रॉन्ग। आ रहा समझ में ना। तो ये कंपलसरी है फुल स्टॉप। अब देखिए, मुझे अंग्रेजी बोलना होता है, तो क्या होगा जी, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। ओके। अब देखिए, उसे पटना जाना है, तो क्या होगा, ही हैज टू गो टू पटना। कितना इजी है। फिर सीता को गीता की तरह पढ़ना है, तो क्या होगा, सीता हैज टू रीड लाइक गीता। अगर इस रूल के अनुसार आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, कितना इजी है, क्यों नहीं समझ में आएगा, तो आप ऐसे यू कैन राइट ऑल्सो। देखिए, इसको एक नंबर पे, लास्ट वाला पड़ता है, होता है या ना है, इसका वो 2 नंबर पे, आइए जो बच गया इसको 3 नंबर पे। अगर यहाँ पर भी कोई टर्म रहता तो 4 नंबर पे। तो देखिए, तो 1 नंबर पे ये है, तो ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर पे पढ़ता है कि इंग्लिश क्या हो गया जी, है, तो 2 नंबर हो गया। आप काम करना का, इसमें धातु प्लस ना है, तो टू वर्क 3 नंबर हो गया।
कितना ईजी ट्रिक है। तो आप ये बुरबकवा मतलब जो नहीं समझ में आ रहा है उतना, एकदम मतलब कुछ नहीं जानते हैं इंग्लिश में, उसके लिए ये पॉइंट है समझने के लिए। और जो कुछ बहुत जान गए हैं मतलब उनके लिए ये स्टैंडर्ड ट्रिक है। आ रहा समझ में ना। तो इस तरह से आप नेगेटिव में भी बना सकते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, यू हैव नॉट टू वर्क। हाँ, तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव में सब तरीके से बना सकते हैं। हैज हैव को क्या कर लेंगे, यहाँ बाहर निकाल देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ। बाय द वे एनी पर्सन आस्क यू टेल मी नेगेटिव सेंटेंस इन्फिनेटिव विथ वर्ब फॉर प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो कैसे बताइएगा, जैसे मुझे काम नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना है, तो क्या होगा, आई हैव नॉट टू वर्क, यानी ए हैज हैव के बाद क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। अब इसको आपको इंट्रोगेटिव में बनाना है, जैसे आपको काम करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, ए हैव बाहर निकल जाएगा, यानी हैव यू टू वर्क। तो डब्ल्यू एच वर्ड में अगर बनाना हो तो डब्ल्यू एच वर्ड में क्या कीजिएगा, डब्ल्यू एच वर्ड मतलब कब, क्यों, कैसा, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, हु, ये सब लिखेंगे। उसके बाद ये लिखेंगे और उसके बाद ये लिखेंगे और उसके बाद जो रहेगा वो लिख देंगे। तो ये बेसिक चीज़ है, इसलिए ज़्यादा सेंटेंस आपको मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड में नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, जब जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे वो सब चीज़ मालूम हो जाएगा। तो बेसिक में हम लोग क्या है, सिर्फ छोटा से छोटा चीज़ जानना है ताकि हमको इंग्लिश में इंटरेस्ट आए और इंग्लिश को ज़्यादा इंटरेस्ट समझे पढ़ने के लिए। ठीक ना। अब इस तरह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं और इस रूल के अकॉर्डिंग आप राइट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे पत्र लिखना है तो क्या होगा जी, आई हैव टू राइट ए लेटर। आपको काम करना पड़ता है, जो यहाँ लिखा है, राम को पटना जाना है तो क्या होगा, राम हैज़ टू गो टू पटना। भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो क्या हो गया, इंडियन फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड। उन लोगों के देश की सेवा करनी है तो क्या होगा, दे हैव टू सर्व द कंट्री। आ रहा समझ में ना। अब देखेंगे अगला ट्रिक हमारा क्या है, यानी पास्ट टेंस वाला। ठीक है, जिस तरह प्रेजेंट टाइम यानी प्रेजेंट टेंस में हम रूल बताए थे, हिंदी टिप्स बताए थे, जैसे कि ये सब क्या हो गया आपका हिंदी फॉर्म हो गया। ठीक है, तो उसमें बताए थे क्या, धातु प्लस ना है था, पड़ता है या होता है, ये इसमें अब क्या हो गया, आ गया आपका था है, थी है, थे, या फिर पारा परी, आई, जो भी इस तरह का टर्म आएगा धातु प्लस ना, तो ये सब आपको क्या चीज़ में कहा जाएगा, पास्ट टेंस में। ये पास्ट टेंस का बेसिक चीज़ है। तो इसमें उसमें प्रेजेंट टेंस में हैज हैव का यूज किया जाता था, बट यूज हेयर हैड, चाहे वो आपका सिंगुलर हो या फिर प्लुरल हो। आ रहा समझ में ना। तो देखिए इसका हिंदी फॉर्म क्या है, धातु प्लस ना, और ये सब चीज़ दिया तो इसका इंग्लिश क्या होगा, क्या होगा जी, टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब। ठीक है, यानी इसके पहले हम क्या लगा देंगे, हैड का यूज करेंगे। क्या चीज़ का, इसके पहले यानी टू के पहले यहाँ क्या चीज़ का यूज करेंगे, हैड का। किस में, पास्ट टेंस में। आ रहा समझ में ना। ठीक है, और उसी तरह उसमें भी बताए थे, इसमें भी क्या होगा, टू के पहले हैज या हैव लिखेंगे। किसके पहले, यानी धातु प्लस ना जिसमें दिया हो तो टू के पहले क्या लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे। जिस तरह हमने पास्ट में क्या लिखा, हैड लिखा। जैसे अब सेंटेंस देखते हैं कि उसे दौड़ना था या उसे दौड़ना पड़ा, दोनों का मीनिंग क्या हुआ, एक ही होता है, यानी दोनों का इंग्लिश एक ही होगा। तो उसे के अब देखेंगे कि ये कैसे बनाएंगे। ट्रिक तो अपना यही था, हिंदी टर्म और इंग्लिश टर्म क्या होगा, हैड लगेगा और उसके बाद टू प्लस वर्ब। आ रहा समझ में ना। तो इसका रूल देखते हैं, रूल क्या है। रूल का मतलब नियम होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, ये सबके साथ कंपलसरी है कि मतलब हेड लगेगा। इसमें सिंगुलर प्लुरल इसमें ये नहीं किया जाता है, ठीक ना, देखा नहीं जाता। ये सबके साथ हेड का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस उसके बाद नेचुरल वर्ब या इन्फिनिटिव वर्ब। नेचुरल वर्ब इन्फिनिटिव मतलब इसके बाद क्या लगेगा, टू और वर्ब जो धातु जो वहाँ दिया रहेगा वर्ब। आ रहा समझ में ना। उसके बाद जो अदर जो रहेगा वर्ड, जैसे तुम्हें अंग्रेजी बोलना था तो क्या होगा, इसको 1 नंबर, ये ना था वाला जो इसमें आ रहा है ना, तो इसको 2 नंबर, इसमें धातु है इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। कहने का मतलब शुरुआत वाला 1 नंबर पे या लास्ट वाला 2 नंबर, ऐसे उल्टा काउंट कर दीजिए बस। देखिए इंग्लिश इजी से इजी टर्म में आप लिख सकते हैं इसको समझ के। आ रहा समझ में ना। अब जब 1 2 3 जब काउंट कर दीजिएगा
तो एक तरह के आपका फार्मूला बन जा रहा है। अब फार्मूला जब बन जा रहा है तो फार्मूले के अनुसार तो सब कुछ होता है, फट से बना दीजिएगा। आ रहा समझ में? या बाय द वे ये ट्रिक तो समझ में ये सबसे इजी ट्रिक है। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग ट्राई कीजिए ये टिप्स समझने के लिए। ये स्टैंडर्ड रूल है आपका। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट, यहाँ शुरुआत वाला क्या हो गया सब्जेक्ट, यानी 1 नंबर पर तो क्या होगा यू। तो यू के साथ इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि हैज या हैव लगेगा। ये क्यों है? पास्ट है, तो पास्ट में एक्चुअली हमेशा क्या होता है हैड ही यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। फिर क्या होगा हैड, उसके बाद नेचुरल वर्ब, तो क्या हो जाएगा नेचुरल वर्ब यानी टू। तो वर्ब कौन है? बोलना, तो क्या होगा स्पीक। उसके बाद इंग्लिश, यानी वर्ब के बाद अदर वर्ड है तो इंग्लिश हो गया। यही अगर दे दिया रहेगा तुम्हें अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी किताब बोलना था तो ये इंग्लिश यहाँ बुक हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो जैसे जैसे इस तरह बढ़ता जाएगा आपका वर्ड वैसे वैसे आगे इस तरह से लिखते जाएंगे इंग्लिश में। एक्चुअली इंग्लिश में ऐसे ही होता है, ठीक है। हिंदी में शुरू से हम अंतिम तक लिखते हैं और इंग्लिश में ना उल्टा लिखते हैं लोग। जब आगे जब पैराग्राफ आप स्टडी कीजिएगा तो उसको हिंदी में उसका मीनिंग कैसे मतलब उसके मीनिंग को समझकर वो इंग्लिश को समझकर मीनिंग कैसे ट्रांसलेट करेंगे किताब में जब आपको बताएंगे पढ़ने के लिए। शुरू से किताब स्टडी मतलब उसको रीडिंग किया जाता है और शुरू वाला लास्ट वाला कुछ बीच का ऐसा टिप्स देखकर उसका मीनिंग निकाला जाता है उल्टा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ राम को अंग्रेजी लिखना पड़ा तो क्या हो गया, क्या होगा जी? राम हैड टू राइट इंग्लिश। आ रहा समझ में ना? अगर मान लेते हैं आपको नेगेटिव में बनाना हो तो हेड के बाद क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। उसी तरह ये देखिए राधा को सीता की तरह घर जाना था तो क्या होगा? राधा हैड टू गो होम लाइक सीता। आ समझ में आया? तो ये देखने में कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये लॉन्ग दिख रहा है बट बनाने में एकदम शॉर्ट है। इसको 1 नंबर पे, इसको 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर, इसको संज्ञा प्लस की तरह हो गया। आ रहा समझ में? 5 नंबर नहीं बन गया? 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो देखिए तो ये नंबर मिलाइए और फिर 1 2 इंग्लिश में कह के इसको सजा दीजिए, लिख दीजिए। बन गया कि नहीं बन गया? आ रहा समझ में? तो इस तरह के आप नेगेटिव में बनाना चाहेंगे तो हेड के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। जैसे यू हैड नॉट टू गो देयर या फिर आई हैड नॉट टू रीड। या फिर आप इंट्रोगेटिव में बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? हेड को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा जी आपका? हैड ही टू रिजाइन। आ रहा समझ में? और डब्ल्यू एच वर्ड में बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखाएगा, उसके बाद हेड लिखाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू गो। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाई हैड ही टू गो। आ रहा समझ में ना? अब हम ट्रिक नंबर ये आप लोग के लिए एक दे दिए हैं होमवर्क, ठीक है। अब देखेंगे ट्रिक नंबर 3 यानी फ्यूचर टेंस। इसमें देखिए क्या पहचान रहता है कि जिस क्रिया के अंत में क्या रहेगा आपका फ्यूचर टेंस में गा गेगी, तो यहाँ क्या यूज करेंगे? शैल हैव विल हैव। जो आपको पहले ही बता दिया हूँ कि शैल हैव और विल हैव किसके साथ यूज होगा, तो प्रॉपरली आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि शैल हैव आई विल के साथ यूज किया जाता है एंड अनदर वर्ड जो रिमेनिंग हो जाता है उसके साथ विल हैव का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब बेसिकली देखेंगे कि इसमें हिंदी टिप्स मतलब हिंदी टर्म किस टाइप का दिया रहेगा या फिर आपका जो भी लैंग्वेज है इस टाइप का जो मीनिंग निकलता होगा तो आप उसमें इन दिस टर्म को यूज करके आप कैसे इंग्लिश बनाइएगा और कैसे फिर बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए और समझ लीजिए कि धातु प्लस ना होगा या होगे चाहे होंगे या धातु प्लस ना पड़ेगा पड़ेगी, इस तरह का जो टर्म दिया रहेगा तो उसका मीनिंग क्या होता है? एक ही होता है। और उसके पहले क्या लग जाएगा आपका जी? शैल हैव या फिर आप बोलिए विल हैव। आ रहा समझ में ना? तब इसके बाद क्या होगा जी? ये लिख लेने के बाद टू और तब उसके बाद वर्ब, यानी कहने का मतलब है इन्फिनिटिव, ठीक ना। जैसे ऊपर की तरफ आपको बताया गया है, देख लीजिए यहाँ आगे समझ में। तो अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा हूँ कि राम को घर जाना होगा या राम को घर जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पड़ेगा होगा ये अलग अलग है, नहीं, ये सबका मीनिंग यहाँ एक ही है। क्योंकि यहाँ हम हिंदी टिप्स में आप लोग को बता दिया हूँ कि धातु प्लस ना होगा होगी होंगे या फिर धातु प्लस ना पड़ेगा पड़ेगी, ये सब जो टर्म दिया रहेगा तो उसका मीनिंग एक ही होता है। ओके, चलिए अब देखिए इसका रूल क्या होता है।
सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस विल हैव प्लस इन्फिनेटिव प्लस अदर। इन्फिनेटिव का मतलब क्या हुआ जी आपका टू प्लस वर्ब। आर समझ में, यानी क्या आपका नेचुरल वर्ब। आगे समझ में ना, नेचुरल वर्ब। तो देखिए एग्जाम्पल होता है तो एग्जाम्पल बनाते हैं इसके ऊपर। मुझे दिल्ली जाना होगा, तो इसको 1 नंबर पे, फिर लास्ट वाला 2 नंबर, फिर अब इधर से काउंट करेंगे इसको 3 नंबर पे और इसको 4 नंबर। बस अगर इस ट्रिक से, अगर इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ ना दिया हो, सिर्फ पॉजिटिव हो, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से राइट भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बोल भी सकते हैं। उसमें किसी तरह के आपको कन्फ्यूज नहीं होगा एंड नो एनी डाउट। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के आपका स्टैंडर्ड रूप हो गया। अगर इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरह से बनाइए, हैव योर चॉइस। आ रहा समझ में ना, जैसे आपकी इच्छा। तो मुझे, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मुझे है, तो क्या हो गया आई। तो आई के साथ क्या लगेगा जी, मैं पहले ही बता दिया, आई के साथ शैल हैव एंड वी के साथ शैल हैव, बाकी अनदर के साथ विल हैव। तो आई है तो क्या होगा शैल हैव। अब यहाँ मत सोचिएगा कि यहाँ हैज क्यों नहीं लगा रहे हैं, हैव नहीं लग, जब से इसमें देखिएगा बाकी सब के साथ जिसमें हैज हैव का प्रयोग किया है, लेकिन फ्यूचर में हैव ही यूज किया जाता है। ठीक ना, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या रहता है आपका शैल और विल। आ रहा समझ में ना। तो यहाँ देखिए आई शैल हैव, उसके बाद टू, तो देखिए तो इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब शैल हैव के बाद टू लगा है, उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है यहाँ जाना। तो इसी में ना समय शक्ति लग रहा है जी। वर्ब उसी को बोलेंगे जिसमें समय शक्ति लगता हो, उसको मेन वर्ब कहा जाता है या प्रिंसिपल वर्ब, या पे वर्ब बोलिए। ठीक ना, तो टू गो, उसके बाद टू दिल्ली। एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ कि कहीं गांव का नाम हो या शहर या टाउन, एनी चीज़ जो भी हो, ठीक ना, इस तरह से, तो उसको या नाम हो तो हमेशा कैपिटल लेटर में, जो पहला लेटर रहता है उसको कैपिटल लेटर में लिखने की ट्राई कीजिए। ठीक है, स्मॉल लेटर में, अगर स्मॉल लेटर में आप राइट कर रहे हैं तो गलत हो जाता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी लिखिए नाम वगैरह, चाहे शहर टाउन जो भी है या गांव का, तो कहीं भी लिखाएगा तो उसका जो पहला लेटर होता है क्या होता है कैपिटल लेटर होगा, ना कि आपका स्मॉल लेटर होगा। आ रहा समझ में ना। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, उस अंग्रेजी बोलना होगा, तो क्या होगा रूल के अकॉर्डिंग ही विल हैव। देखिए यहाँ इसके साथ विल लगेगा, टू स्पीक इंग्लिश। अब ये चीज़, ये जो टास्क है, ये चीज़ आप लोग के लिए, ठीक है, इससे पे ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वर्ड, मतलब जो भी है सेंटेंस राइट कीजिए अपने नोटबुक में और उससे प्रयास कीजिए बनाने के लिए। ठीक है, जैसे मैं और चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, राम को आज्ञा माननी होगी, तो क्या होगा राम विल हैव टू ओबे। अगर बाय द वे आप इसको नेगेटिव में बनाना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, सिर्फ शैल और विल को बाहर निकालिएगा। जैसे बता दे रहा हूँ, मुझे जुर्माना देना होगा, या फिर यहाँ देखिए मुझे दिल्ली नहीं जाना होगा, तो क्या करेंगे सेल के बाद यहाँ नोट लगा देंगे। आ रहा समझ में, सेल के बाद नोट लगा देंगे, बस नेगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव क्या मुझे दिल्ली जाना होगा, तो सिर्फ ये सेल जो दिख रहा है आपका ना, ये सेल को सिर्फ बाहर निकालेंगे, यानी सेल आई हैव टू गो टू दिल्ली। आ रहा समझ में ना। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो गया। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोटबुक में राइट कीजिए, ठीक है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अंजादिए बोलने की, दवाल से बात करने की कोशिश कीजिए, या फिर आपके घर में जो भी एजुकेटेड थोड़ा इंग्लिश जानते हैं उसके साथ आप मतलब वार्तालाप करने की ट्राई कीजिए। ठीक ना, सो दैट इवन आपका जो भी इंग्लिश आप जितना तक लर्निंग किए हुए रहेंगे, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में इम्प्रूवमेंट होगा, और साथ ही साथ आपको राइट करने में भी किसी तरह या फिर रीडिंग करने में किसी तरह के दिक्कत भी नहीं होगी। तो हाँ, तो दोस्त ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, ठीक है, तो लॉन्ग हो रही है उससे मतलब मत रखिए। अच्छा अगर चीज़ मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, उस पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स।